दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी की रैलियां एक बेहद आक्रामक और दो तरफा राजनीतिक रणनीति को दर्शाती हैं, जिसमें उनका सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस है। उनके हालिया भाषणों में उठाए गए मुद्दों को अगर एक एक करके विस्तार से समझें तो ये साफ होता है कि कांग्रेस एक व्यापक डबल अटैक नैरेटिव के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हमला। मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है और ये सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए, एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस समझौते के जरिए भारत के रणनीतिक हितों से समझौता किया है और ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका के प्रभाव में डाल दिया है। इस तरह का आरोप दरअसल आर्थिक राष्ट्रवाद का नैरेटिव खड़ा करता है, जिससे वे उन मतदाताओं को आकर्षित करना चाहते हैं जो वैश्वीकरण और विदेशी निर्भरता को लेकर चिंतित हैं। ये मुद्दा खासकर ट्रेड यूनियन, वाम झुकाव वाले मतदाताओं और बुद्धिजीवी वर्ग में असर डाल सकता है, जो परंपरागत रूप से बंगाल में प्रभावशाली रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा कृषि और छोटे उद्योगों पर खतरा। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सामान बड़े पैमाने पर भारत में आता है तो एमएसएमई सेक्टर और छोटे उद्योग प्रभावित होंगे। बंगाल जैसे राज्य में जहां पहले ही औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है, ये मुद्दा स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्योग से जुड़े लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। ये वर्ग बीजेपी के मेक इन इंडिया नैरेटिव और टीएमसी के स्थानीय विकास के दावों के बीच झूलता रहा है और कांग्रेस इसी असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रही है। तीसरा मुद्दा डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा। यूएस इंडिया डील पे भाषण हो रहा था पार्लियामेंट हाउस में। एप्स्टीन का नाम सुना आपने? सुना है ना? नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। ये महिलाओं की ज्यादा बात करता है, मगर इसकी सच्चाई बिल्कुल दूसरी है और इसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद जो 35 लाख फाइलें जो बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी की सच्चाई उन फाइलों में है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप जानता है। तो नरेंद्र मोदी का जो भविष्य है उस पर पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है कि जब भी मैं चाहूं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर मैं खत्म कर सकता हूं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। दूसरी बात अदानी की है। बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, जो पैसे का सिस्टम है, उसे अदानी से जोड़ दिया। अदानी को वो हिंदुस्तान देते हैं, बेचते हैं। पोर्ट्स, पावर स्टेशन, सीमेंट, एयरपोर्ट, सोलर पावर, विंड पावर, और अदानी उनको पूरा का पूरा समर्थन देता है, पैसा देता है और मीडिया में जगह देता है। यह भी बात डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आपके घर में टीवी है ना, हैगा, हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप टीवी को कंट्रोल करते हो, वैसे ही मोदी का रिमोट कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने डेटा को नई ताकत बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने देश का डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। ये एक अपेक्षाकृत नया लेकिन प्रभावी राजनीतिक मुद्दा है जो शहरी
शिक्षित और डिजिटल रूप से जागरूक मतदाताओं को प्रभावित करता है। इस तरह कांग्रेस खुद को भविष्य की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में पेश करती है। चौथा, 9.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद का दावा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर आयात भारतीय बाजार में सुनामी ला सकता है। ये बयान आर्थिक रूप से राष्ट्रवादी और संरक्षणवादी सोच को मजबूत करता है और स्थानीय उद्योगों के पक्ष में सहानुभूति पैदा करता है। इससे कांग्रेस को व्यापारी वर्ग के एक हिस्से में जगह बनाने का मौका मिल सकता है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के करीब माना जाता रहा है। पांचवा, बंगाल को डबल नुकसान का मुद्दा। राहुल गांधी ने यह नैरेटिव बनाया कि केंद्र की नीतियां और राज्य की नीतियां दोनों मिलकर बंगाल को नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी उन्होंने बीजेपी और टीएमसी दोनों को एक साथ जिम्मेदार ठहराया है। यह डबल एंटी इनकम्बेंसी का फ्रेम है जो कांग्रेस को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करता है। छठा, बेरोजगारी पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला। उन्होंने रोजगार के वादों और वास्तविकता के बीच अंतर को उजागर करने की कोशिश की। बंगाल में बेरोजगारी एक वास्तविक मुद्दा है और अगर कांग्रेस इसे लगातार उठाती है तो वो युवाओं और नौकरी की तलाश में लगे वर्ग को अपनी ओर खींच सकती है। सातवां, संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा। ना हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना हम आरएसएस से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा और देशभक्ति भरी हुई है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो हमारे। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। यह कांग्रेस का पारंपरिक लेकिन प्रभावी नैरेटिव है जो अल्पसंख्यक, दलित और उदारवादी वर्गों में गूंजता है। इससे कांग्रेस को संविधान रक्षक की छवि मिलती है। आठवां, वोटर लिस्ट एसआईआर पर सवाल। उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताया। यह मुद्दा चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा करता है और उन मतदाताओं को प्रभावित करता है जो पहले से ही सिस्टम पर अविश्वास रखते हैं। अब सवाल कि इन मुद्दों और आक्रामक शैली का चुनावी असर क्या होगा। बीजेपी पर असर, शहरी और व्यापारी वर्ग का एक छोटा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। युवा और शिक्षित वर्ग में कांग्रेस की पैठ बढ़ सकती है, लेकिन बीजेपी का कोर वोट, हिंदुत्व प्लस संगठन काफी हद तक स्थिर रहेगा। टीएमसी पर क्या असर होगा? मुस्लिम और सेकुलर वोट में आंशिक सेंध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर असंतोष बढ़ सकता है। कुछ ग्रामीण और सीमावर्ती सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस कहां वोट काट रही है? मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मुस्लिम बहुल इलाके जो टीएमसी का कोर वोट है, वो अब कांग्रेस में आंशिक रूप से शिफ्ट हो सकता है। उत्तर बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच कांग्रेस तीसरी ताकत है और वोट कटने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना करीबी मुकाबले वाली सीटें हैं। कांग्रेस 5 से 10% वोट काट सकती है। शहरी क्षेत्र में कोलकाता, आसनसोल, शिक्षित और मध्यम वर्ग बीजेपी और टीएमसी दोनों से असंतुष्ट हैं। जो असंतुष्ट हैं वो कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। कुल असर देखा जाए तो 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस स्पॉइलर या निर्णायक की भूमिका में है। 10 से 15 सीटों पर सीधी जीत की संभावना है। कई सीटों पर हार जीत का अंतर प्रभावित है। राहुल गांधी की आक्रामक शैली सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। राष्ट्रीय मुद्दों, ट्रेड, डेटा सुरक्षा, स्थानीय मुद्दों, रोजगार, उद्योग और राजनीतिक नैरेटिव, संविधान, भ्रष्टाचार, इन सबको मिलाकर कांग्रेस एक तीसरा मजबूत विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की एंट्री से एक त्रिकोणीय और ज्यादा जटिल मुकाबला बन चुका है।